नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सौम्या डे की एक बहुत ही दिलचस्प किताब इंडिक किंगशिप इन थियरी एंड प्रैक्टिस पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम अपने इतिहास को एक तय चश्मे से देखते आए हैं, है ना? लेकिन ये किताब प्राचीन भारत में राजा और राजतंत्र की जो तस्वीर पेश करती है, वो आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि प्राचीन भारतीय राजतंत्र असल में कैसा था। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं, एक शासक या एक रक्षक। देखिए, आज जब हम राजा या किंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा इंसान जिसके पास असीमित पावर हो, जो तानाशाही चलाता हो या जो सत्ता का भूखा हो, राइट? लेकिन क्या प्राचीन भारत के राजा सच में ऐसे ही थे? क्या उनका काम सिर्फ लड़ाइयां लड़ना, टैक्स वसूलना और अपना रौब जमाना था? या फिर प्राचीन भारतीय सोच में राजा होने का मतलब किसी बहुत बड़े उच्च उद्देश्य का सेवक होना था? असल में हमारी आज की पूरी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, राजा या धर्म के रक्षक। भारतीय परंपरा को अगर आप देखें तो राजा को अक्सर नरेंद्र कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब होता है लोगों का नेतृत्व करने वाला। और ये ना किसी निरंकुश शासक या एब्सोल्यूट मोनार्क से बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। यहाँ राजाओं को मुख्य रूप से धर्म के रक्षक के तौर पर देखा जाता था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भगवान राम है। उन्हें हम एक आदर्श राजा मानते हैं। क्यों? उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कोई विशाल सेना नहीं थी, बल्कि उनकी नैतिकता और मर्यादा थी। मतलब एक राजा की गद्दी पर बने रहने की जो वैधता है, वो उसकी मिलिट्री पावर से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि वो धर्म का पालन कैसे कर रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जहां हम बात करेंगे कि कैसे धर्म पूर्ण सत्ता से हमेशा ऊपर था। पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों में ना एक बहुत ही गहरा बुनियादी अंतर है। वेस्टर्न थ्योरी में राज्य या स्टेट को अक्सर एब्सोल्यूट पावर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट भारतीय सिद्धांत में सत्ता या शक्ति हमेशा धर्म के अधीन रही है। अब चाणक्य के अर्थशास्त्र को ही ले लीजिए। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक कूटनीति की किताब मान लेते हैं, लेकिन असल में वो भी राज्य की स्थिरता और आम जनता के कल्याण को सबसे ऊपर रखती है। पावर कभी भी अल्टीमेट गोल नहीं था, बल्कि वो तो बस धर्म की स्थापना करने का एक टूल, एक साधन मात्र था। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि राजा उस राज्य का मालिक या ओनर नहीं था। वो व्यवस्था का, या कह लीजिए ऑर्डर का रक्षक था। राजा का काम जमीनों पर कब्जा करके बैठना नहीं था, बल्कि उस जमीन के जो सामाजिक और नैतिक ताने बाने हैं, उन्हें सुरक्षित रखना था। यह वैचारिक अंतर बहुत बड़ा है, और उस समय के गवर्नेंस को गहराई से समझने के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर राजा के पास सत्ता थी तो उसे तानाशाह बनने से रोकता कौन था? तो देखिए, राजा कोई अकेला सर्वोच्च अधिकारी नहीं था। सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत तगड़े थे। राजा को हमेशा ऋषियों, पुरानी परंपराओं, धर्मशास्त्रों और सबसे जरूरी बात, समाज के प्रति जवाबदेह होना पड़ता था। ये जो पूरा संस्थागत ढांचा था ना, यही सुनिश्चित करता था कि कोई भी राजा अपनी मनमानी करके निरंकुश ना बन बैठे। हमारा तीसरा भाग इतिहास लेखन के विवाद के बारे में है। आइए इसे समझते हैं। इस किताब में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की भी चर्चा की गई है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अक्सर राजाओं को बस एक दमनकारी शोषक वर्ग के रूप में देखता है। मतलब जहां राजा है वहां शोषण है। लेकिन इसके बिल्कुल समानांतर जो भारतीय या इंडिक व्यू है, वो मानता है कि राजा और मंदिर दोनों मिलकर एक ऐसे राजनीतिक आध्यात्मिक सिस्टम का हिस्सा थे जिसका काम समाज को सुचारू रूप से चलाना था। अब देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी एक का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि स्रोत के इन दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों को निष्पक्ष रूप से समझना है। अपने पिछले पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए भारतीय ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं हुआ करते थे। वो शिक्षा के केंद्र थे, इकोनॉमी के हब थे, चैरिटी के संस्थान थे और एक पूरा कल्चरल नेटवर्क चलाते थे। मंदिरों ने राजाओं के साथ मिलकर समाज को एक सही दिशा में ले जाने का काम किया। ये असल में सत्ता और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था। भाग 4 में हम थ्योरी से निकलकर रियल गवर्नेंस और प्राचीन साम्राज्यों की बात करेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि पूरे भारत में शासन का बस एक ही तरीका चल रहा था। इतिहास गवाह है कि मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर जैसे जितने भी बड़े साम्राज्य हुए, सब ने गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल अपनाए। कहीं आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल दिखेगा, तो कहीं लोकल ऑटोनॉमी या स्थानीय स्वायत्तता को ज़्यादा तवज्जो दी गई। गिल्ड सिस्टम्स और ग्राम परिषदें उस वक्त बहुत पावरफुल थीं। हर चीज़ राजधानी से बैठकर कंट्रोल नहीं होती थी, सत्ता का विकेंद्रीकरण भी मौजूद था।
और इस विकेंद्रीकरण का सबसे परफेक्ट उदाहरण है चोल साम्राज्य। चोलों का प्रशासन स्थानीय स्वशासन का एक कमाल का मॉडल है। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि इंडेक्स सिस्टम अक्सर ऊपर से थोपे गए एब्सोल्यूट कंट्रोल के खिलाफ था और वो जमीनी स्तर पर लोगों के हाथ में पावर देने में यकीन रखता था। चलिए अब भाग 5 पर आते हैं। राजधर्म का असली कोर क्या था? अगर हम राजधर्म के मेन पिलर्स की बात करें तो वो थे न्याय, संतुलन, सुरक्षा और समाज की रक्षा। बस लोगों से भारी भरकम टैक्स वसूलना या जाकर दूसरे राज्यों से युद्ध जीतना एक राजा के प्राइमरी टास्क नहीं थे। वो तो बस न्याय और बैलेंस बनाए रखने के साधन भर थे। असली राजधर्म तो यही था कि समाज हर हाल में सुरक्षित रहे और सबको निष्पक्ष न्याय मिले। और इस पूरी बात को महाभारत के इस एक कोट से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। महाभारत में कहा गया है, यदि कोई राजा धर्म को त्याग देता है तो राज्य नष्ट हो जाता है। सोचिए ये कितनी पावरफुल लाइन है। राजा का कुर्सी पर बैठना सीधे तौर पर उसकी नैतिकता और उसके धर्म पालन से जुड़ा हुआ था। अगर धर्म नहीं तो राजा का भी कोई अस्तित्व नहीं। अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, नैरेटिव को कौन कंट्रोल करता है? ये किताब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या भारत को समझने के लिए हमें हमेशा पश्चिमी सांचों का या वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आज के आधुनिक विमर्श में हमने जाने अनजाने में अपने खुद के स्वदेशी राजनीतिक दर्शन को इग्नोर कर दिया है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। सौम्या डे की इस किताब का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो यही है कि भारतीय सभ्यता को उसी की अपनी बौद्धिक परंपरा के लेंस से देखा जाए। ऑथर का प्रयास एक प्रामाणिक स्वदेशी दृष्टिकोण को वापस लाने का है, ताकि हमारे इतिहास को उन्हीं पैमानों पर परखा जाए जो हमारी अपनी मिट्टी से निकले हैं। और यकीन मानिए, ये नजरिया एकेडमिक दुनिया में एक नई और हेल्दी डिबेट को जन्म दे रहा है। तो चलिए जाते जाते आपको एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। क्या इतिहास सिर्फ इस बारे में है कि अतीत में क्या हुआ, या फिर इस बारे में कि आज उस नैरेटिव को कौन कंट्रोल कर रहा है? आज हमने प्राचीन राजतंत्र को थोड़ा करीब से और निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश की। ऐतिहासिक बहस शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोणों को जानना हमेशा हमारे नजरिए को बड़ा ही करता है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज कुछ नया सोचने का मौका मिला होगा।